दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर और आपको बताएंगे कि यूपी में डबल इंजन वाली सरकार के दौर में हमारे प्रदेश में छात्राओं के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। और सरकार कभी एंटी रोमियो को लेकर, कभी शक्ति योजना को लेकर खुद की पीठ थपथपाती रहती है। इसके बाद बात करेंगे चुनावी फंड की, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को साफ साफ बोल दिया है कि चुनावी फंड का पूरा विवरण अदालत में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही के दौरान मोदी सरकार को कई बार फटकार भी लगाई। इस पर विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला सुरक्षा को लेकर और महिलाओं में भी उन प्रतिभाशाली छात्रों की जो 10 लाख आईआईटी परीक्षार्थियों में ऊपर से 12,000 के रैंक पर अपनी जगह बनाते हैं और आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं। वही छात्र आगे चलकर इसरो, HAL, DRDO जैसे तमाम भारतीय संस्थानों का अपनी मेहनत और लगन से पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करवाते हैं। आज के दौर में वही आईआईटी छात्राएं डबल इंजन सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। आपको जानकारी दे दें कि BHU कैंपस के अंदर खुलेआम 3 गुंडे आते हैं और टहल रही छात्रा को मुंह दबाकर दबोच लेते हैं, फिर कहीं किनारे ले जाकर न सिर्फ उसके साथ अभद्रता करते हैं बल्कि उसका निर्वस्त्र करके वीडियो भी बनाते हैं। ऐसे समय में डबल इंजन सरकार की एंटी रोमियो स्क्वाड या फिर शक्ति मिशन कहां गई थी? यह सिर्फ एक छात्रा के साथ घटना ही नहीं है बल्कि अन्य छात्राओं का मनोबल डाउन करने वाली भी बात है, जो अपने बड़े बड़े सपने एक छोटे से गांव या कस्बे से लेकर उसे पूरा करने के लिए शहर की बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आती हैं। आपको यह भी बता दें कि इस घटना से नाराज होकर आईआईटी के छात्रों ने सुरक्षा बढ़ाने को लेकर 11 घंटे तक धरना दिया, तब जाकर उनकी सुनवाई हुई। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि BHU जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और जहां पर देश विदेश के छात्र पढ़ने आते हैं, उसके कैंपस की CCTV इतनी घटिया क्वालिटी की है कि 24 घंटे बीतने के बाद भी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। आखिर डबल इंजन की सरकार में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी सरकार, जो हमेशा मुख्यमंत्री योगी की महिला सुरक्षा की प्रशंसा करते रहते हैं, या खुद मुख्यमंत्री योगी जिनका एंटी रोमियो स्क्वाड और शक्ति मिशन किसी काम का नहीं निकला? दैनिक भास्कर ने अगस्त 2022 को लिखा है कि NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में प्रतिदिन 153 महिलाएं छेड़खानी, पिटाई और रेप का सामना करती हैं और पूरे देश में महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसके 56,083 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ध्यान रखिए कि यह सिर्फ वह केस है जो थाने तक पहुंचते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं जो थाने तक पहुंचते ही नहीं। अब आइए बात कर लेते हैं चुनावी बांड की। दोस्तों, इस बार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कहीं का भी नहीं छोड़ा और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार के वकील अपने ही जवाब से फंसते चले गए। जब मोदी सरकार के वकील ने कहा कि दान देने वाला ही चाहता है कि उसकी पहचान गोपनीय रहे ताकि दूसरी पार्टी उससे नाराज ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पलटकर सवाल किया और पूछा कि अगर ऐसी बात है तो मोदी सरकार विपक्षियों की चंदे की जानकारी क्यों लेती है, और जब सत्ता पक्ष जानकारी ले सकता है तो विपक्ष क्यों नहीं जानकारी ले सकता? तो सवाल यह है कि क्या सभी विपक्षियों को चंदा देने वालों के ऊपर ED और CBI की रेड करने के लिए तो सरकार जानकारी नहीं लेती ताकि विपक्षी पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पूंजी ना हो और वह अपना प्रचार ठीक से ना कर पाए? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से यह भी पूछा कि SBI के पास तो सारी जानकारी है और SBI केंद्र सरकार के उपक्रम भी है, तो क्या गारंटी है कि सरकार वहां से जानकारी नहीं लेती है? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि यह कहना कहां तक गलत है कि चुनावी बांड योजना से किकबैक को बढ़ावा नहीं मिलता? क्या इस पैसे के लेन देन से सरकार चंदा देने वालों को राजनीतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से लाभ नहीं पहुंचाती? अगर नहीं पहुंचाती तो हमेशा सत्ता पार्टी को ही चुनावी चंदा अधिक क्यों मिलता है? मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी फंस गई कि चुनावी बांड लाने का मकसद यह था कि राजनीतिक दलों के आय के अज्ञात स्रोत कम से कम हो, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल विपरीत आए हैं। द वायर ने लिखा है कि द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी बांड लागू होने के बाद 2019 से 2022 के बीच अज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन 66% से बढ़कर 72% हो गया। इसमें अकेले भाजपा के द्वारा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन का प्रतिशत 58% से बढ़कर 68% हो गया है।
तो सवाल यह है कि यह अज्ञात स्रोत आखिर है क्या? यह व्यवसायियों की ब्लैक मनी है, या अपराधियों का पैसा है, या फिर शत्रु देश का पैसा है जो हमारे देश के राजनीतिक ढांचे पर कब्जा करना चाहता है? शायद इसका पर्दाफाश तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट सारे अज्ञात स्रोतों के विवरण का स्वयं विश्लेषण करेगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।